तो दोस्तों 2020 अब ख़त्म पे है और 2020 के साथ एक साल ही नहीं ख़त्म हो रहा है बल्कि एक दशक भी ख़त्म हो रहा है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और स्पेशली स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो इस लिहाज से ये दशक और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही वो दशक है जिसमें हमने एंड्रॉयड और iOS जैसे डिवाइसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स या बेसिकली जिसको हम लोग स्मार्टफोन्स कहते हैं उनको डेवलप होते हुए देखा है। और आज ये समय आ गया है कि हम लोग उस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। स्मार्टफोन्स हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं और हमारी ज़िंदगियाँ स्मार्टफोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस दशक के कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ोन्स के बारे में बात करूँगा, कुछ ऐसे फ़ोन्स से आपको रूबरू कराऊंगा जो मुझे लगता है कि स्मार्टफोन डेवलपमेंट में जिन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। कई फ़ोन्स इसमें से ऐसे हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन कुछ फ़ोन्स ऐसे भी हैं जो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़े चेंज के भागीदार थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं ये कोई एक अल्टीमेट लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक पर्सनल चॉइस की लिस्ट है। आप भी अपनी लिस्ट बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो जरूर एंड तक देख लें। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं अपनी लिस्ट को थोड़ा सा इजी रखने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन फोन्स को डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको ये दौर समझने में आसानी हो कि कैसे हम लोग 2011 से लेकर 2020 तक के समय में पहुंचे हैं। और सबसे पहले आता है साल 2011 से जो मैंने फ़ोन चुना है बहुत मुश्किल डिसीजन था क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स थे जो एक ब्रेक थ्रू मुझे लग रहे थे इस इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी मैंने सैमसंग गैलेक्सी S2 को चुना है इस अपनी लिस्ट में। अब सैमसंग गैलेक्सी S2 मेरे हिसाब से एक ऐसा फ़ोन था जिसने एंड्रॉयड को इंडियन मार्केट में स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हाँ, काफ़ी सारे और भी फ़ोन्स थे एंड्रॉयड के, लेकिन मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी S2 ने एंड्रॉयड की एक्चुअल कैपेबिलिटी को हमारे सामने रखा। और नोकिया का जो एक दौर सा चलता आ रहा था इंडियन मार्केट में कि नोकिया के ही फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकते थे, लेकिन कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं था नोकिया का जो कि या तो एंड्रॉयड का हो या किसी एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर का हो। तो वो चैलेंज जो था वो सैमसंग ने इस फ़ोन के साथ पेश किया। हालांकि सैमसंग का गैलेक्सी S1 2010 में लॉन्च हो चुका था, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा जितना मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी S2 का इंडियन मार्केट में रहा है। तो जल्दी से इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो थोड़ा सम अप कर लेते हैं। इस फोन में 4.3 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले था। 2011 की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो उस टाइम पे एमोलेड डिस्प्ले बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। एंड्रॉयड का लेटेस्ट 2.3 जिंजरब्रेड पे काम करता हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। साथ में एक्सिनोस का सैमसंग का खुद का प्रोसेसर था जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था। और ऑब्वियसली क्योंकि ये इतना अच्छा परफॉर्म करता था तो इसका दाम भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये फ्लैगशिप फ़ोन का जो कॉस्ट था ₹30,000। तो ये जो प्राइस पॉइंट है ये 30,000 2011 के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। 30,000 रुपये का फ़ोन जनरली कोई लेता नहीं था, लेकिन फिर भी ये फ़ोन अपनी पॉपुलैरिटी के चलते काफ़ी ज़्यादा नंबर में बिका। 2011 के दो उन फ़ोन्स का भी नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जिनकी वजह से ये डिसीज़न मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा एक फ़ोन चुनने का। तो मैं उनके ज़रूर नाम आपको बता देता हूँ। एक तो है iPhone 4S और दूसरा है नोकिया का N8 जो कि सिम्बियन के ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन था जिसको काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलैरिटी भी मिली। तो 2011 के बाद अब चलते हैं 2012 पे। तो 2012 का जो स्टैंड आउट परफॉर्मर फ़ोन मेरे हिसाब से था वो था नोकिया का 808 प्योर व्यू। अब इस फ़ोन का ऐड तो आपने ज़रूर देखा होगा। और नोकिया का जो ये फ़ोन था ये अपने कैमरा कैपेबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। 41 मेगापिक्सल का इस फ़ोन में कैमरा आता था। जी हाँ, 41 मेगापिक्सल का कैमरा 2012 में आपको इस फ़ोन में ऑफ़र किया गया था। और यही नहीं, ये फ़ोन का जो कैमरा लेंस था वो एक कार्ल ज़ाइस लेंस था जो कि आज भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी शायद ही किसी फ़ोन में देखने को मिले, एक्सेप्ट हुआवे के कुछ फ़ोन्स में आपको कार्ल ज़ाइस का लेंस देखने को मिलता है। इसमें साथ ही कोई एलईडी फ्लैश नहीं था, इसमें एक प्रॉपर जेनॉन फ्लैश था। ये भी इसका एक स्टैंड आउट पॉइंट था। इसके अलावा इस फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो इस फ़ोन की लिमिटेशंस थी वो ये कि ये एक सिम्बियन बेस्ड ओएस पे काम करता था जो कि 2012 आने तक एंड्रॉयड और iOS से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया था। और नोकिया ने उस टाइम तक इंडिया में अपने विंडोज़ फ़ोन लॉन्च नहीं किए थे। तो इन कुछ छोटी छोटी कमियों की वजह से ये फ़ोन उतना ज़्यादा बिक नहीं पाया, लेकिन ज़रूर ये एक माइलस्टोन साबित हुआ क्योंकि इस फ़ोन के आने से
एक्चुअली में जो फ़ोन के कैमरास थे उसका स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ा और इसके बाद कई सारी कंपनीज ने स्मार्टफोन कैमरा में एक्सेल करने की बहुत कोशिश की और रिजल्ट आज हमारे सामने है कि आज के टाइम पे आपको बजट सेगमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कैमरा फोन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल तक के लेंस आते हैं। ये फ़ोन लॉन्च हुआ था इंडिया में अराउंड 34,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है अगर आज के हिसाब से इसके स्पेक्स देखे जाएं। लेकिन अगर 2012 की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली फ़ोन कहूँगा मैं इसको, क्योंकि 34,000 के प्राइस पे ये बहुत ही एक्सीलेंट कैमरा परफॉर्मेंस देने वाला एक फ़ोन था, जो कि मेरे हिसाब से आज के भी काफ़ी सारे फ़ोन्स को बहुत आसानी से हरा सकता है कैमरा डिपार्टमेंट में। दोस्तों इसके बाद आते हैं फटाफट से 2013 पे, और 2013 में भी जो एक फ़ोन मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, जिसने ये साबित कर दिया कि कम पैसा खर्च करके भी आप बहुत अच्छे से अच्छे फ़ोन को ओन कर सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही अच्छे ब्रांड से। और इस फ़ोन का नाम है मोटोरोला मोटो जी फर्स्ट जनरेशन। अब मोटोरोला वैसे तो काफी सालों से इंडियन मार्केट्स में प्रेजेंट था, लेकिन जो मोटोरोला का कमबैक है एंड्रॉइड बाजार में, जो आज आप देखते हैं कि मोटोरोला के फोन्स भी काफी ज्यादा मात्रा में बिकते हैं, तो उसका सोल रीजन है ये मोटो जी फर्स्ट जनरेशन। ये फोन 12,500 के प्राइस पॉइंट पे स्टार्ट होता था और इस फोन की जो हाईलाइट थी वो था इसका स्नैपड्रैगन 400 सीरीज का प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर था उस टाइम। और अगर मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताऊं तो इस फोन में वही प्रोसेसर था जो उस टाइम के नेक्सस फोन में आया करता था, तो आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल ये प्रोसेसर हुआ करता था। और सिर्फ 12,500 के प्राइस पे ये एक वन ऑफ द बेस्ट बाय रहा था और ये काफी ज्यादा बिका भी था इंडियन मार्केट्स में। और मेरे हिसाब से काफी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से कई लोगों ने मोटो जी फर्स्ट जनरेशन को जरूर से यूज किया होगा। और इसके अलावा जो सबसे इंप्रेसिव बात थी इस फोन की कि ये फोन आता था एक प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ, जो कि अगेन एक बहुत ही सराहनीय बात थी। और रही बात ये माइलस्टोन क्यों था, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पहला ऐसा फोन था एक बहुत ही अच्छे ब्रांड से जिसने बजट प्राइस पे भी आपको इस लेवल की परफॉर्मेंस दी थी। तो दोस्तों 2013 के बाद अब आते हैं हम लोग 2014 में, और 2014 का जो सबसे जबरदस्त परफॉर्मर रहा मेरे हिसाब से, जिसका प्राइस भी बहुत अच्छा था, जिसकी परफॉर्मेंस तो एक्सेप्शनल थी, और वो फोन था Xiaomi का Mi 3 फोन। अब ये जो फोन था ये Xiaomi का इंडिया में पहला फोन था, यानी कि Xiaomi ने इसी फोन के साथ इंडिया में डेब्यू किया था। और आज जब आप 6 साल बाद इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को देखेंगे तो आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि कैसे Xiaomi ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रखा है। लेकिन करते हैं बात इस फोन की, तो इस फोन में आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर मिलता था, यानी कि स्नैपड्रैगन का 800 प्रोसेसर मिलता था। साथ ही साथ इस फोन में 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का एक डिसेंट सा फ्रंट कैमरा मिलता था। इस फोन में आपको 5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले का पैनल मिलता था। साथ ही साथ इसमें 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज भी आती थी। रही बात इसकी बैटरी की, तो इस फोन में 3050 mAh की बैटरी थी, जो अभी आपको शायद सुनने में लगे कि तो काफी कम है, लेकिन 2014 में ये बैटरी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करती थी। लगभग 2 दिन तक आप इस फोन की बैटरी को आराम से यूज कर सकते थे। और इस फोन में आपको NFC जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते थे, जो कि आज भी आपको कई सारे बजट फोन्स में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, और वो है इस फोन का प्राइस। दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ था सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। इस फोन के जो फीचर्स थे वो इससे डबल दाम वाले फोन्स में भी नहीं थे, और इसीलिए 2014 की इस लिस्ट में अकेला यही फोन है जिसने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। और वो काम ये था कि इसके बाद से मिड रेंज सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फोन्स आने लग गए। और ये फोन इसलिए भी एक माइलस्टोन है क्योंकि इसने एक ट्रेलर दिखाया कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का क्या पोटेंशियल है। और आज तो हालत ये है कि इंडिया दुनिया का सेकंड सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने वाला देश बन चुका है। इस फोन की खासियत अगर आपको और गहराई से समझनी हो तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त 14,000 के प्राइस पॉइंट पे जो सेकंड बेस्ट फोन था वो था मोटोरोला का मोटो जी, जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली बात करी। और हाँ, यही वो फोन था जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट के सर्वर्स भी क्रैश हो गए थे इस फोन की फ्लैश सेल के दौरान। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 2014 की। अब आते हैं 2015 पे, और 2015 का जो स्टैंड आउट फोन है वो है मेरे लिए लेनोवो का K3 Note। इस फोन के बारे में भी आप में से कई लोगों ने सुना होगा जरूर, और उनमें से भी कई लोगों ने इस फोन को कभी ना कभी जरूर ओन किया होगा, क्योंकि इसके स्पेक्स ही कुछ ऐसे थे। 10,000 के प्राइस पॉइंट पे फोन आता था और ये फोन किसी भी चीज में पीछे नहीं था। इसमें 2900 mAh की बहुत बेहतरीन बैटरी थी। साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसर था MediaTek का MT6572 वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ इसके जो कैमरास थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे। 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का इसमें
कैमरा सेटअप था और ये फ़ोन आता था 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। लेकिन दोस्तों जो इस फ़ोन का सबसे अलग फीचर था, जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर था, वो ये कि 10,000 के प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ आता था। और फुल HD डिस्प्ले वाले फ़ोन्स आपको आज भी बाजार में बहुत ही कम मिलेंगे जो कि 10,000 के प्राइस पॉइंट से नीचे आते हों। और ये फ़ोन मेरे हिसाब से इसलिए खास है क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड बजट फ़ोन था जो कि 10,000 के प्राइस पॉइंट पे भी स्मार्टफोन की बाजार में जान फूंकने के बहुत ज़्यादा काम आया। तो दोस्तों इस दशक के शुरुआती 5 साल मैंने कवर कर ली हैं। अब बारी है बाकी के 4 से 5 साल की। तो इसमें सबसे पहले आता है 2016 और 2016 का एक नहीं बल्कि मेरे पास 2 फोन्स हैं अपनी लिस्ट में जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं स्मार्टफोन डेवलपमेंट्स में। और इसमें से सबसे पहला है नन अदर देन एप्पल का iPhone 7 Plus। अब एप्पल के लिए 2016 में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो अपने iPhone 6 और 6 Plus की लेगेसी को अगले फ़ोन में उतारें, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी लेकिन आईफोन्स अब थोड़े से वीक नज़र आने लग गए थे। तो एप्पल ने इसीलिए iPhone 7 और iPhone 7 Plus को लॉन्च किया, जिसमें से मैं iPhone 7 Plus को अपनी लिस्ट में रख रहा हूं क्योंकि ये पहला ऐसा मेन स्ट्रीम का फ़ोन था जिसने डुअल कैमरेज का इस्तेमाल किया। जी हाँ, इस फ़ोन में एक 12 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड लेंस और साथ ही में 12 मेगापिक्सल का ही एक टेलीफोटो लेंस आता था, यानी कि 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस आता था। ये फ़ोन अपने पोर्ट्रेट मोड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसमें DSLR लाइक इफेक्ट आता था पोर्ट्रेट मोड में। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, इस फ़ोन के आने के बाद लगभग सारे ही फ़ोन्स पोर्ट्रेट मोड के साथ ज़रूर आने लग गए। और दाम की अगर मैं बात करूं तो ये फ़ोन ऑब्वियसली क्योंकि एप्पल का एक प्रोडक्ट है तो काफ़ी हाई प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होता था और ये स्टार्ट होता था 72,000 रुपीज़ के प्राइस से, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है क्योंकि ये एक बहुत ही नई तरीके की टेक्नोलॉजी थी। डुअल कैमरास का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इस फोन में बहुत ही बेहतरीन था। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, 2016 का जो दूसरा फोन है मेरी इस लिस्ट में वो है OnePlus का 3 या OnePlus 3T, क्योंकि यही वो फोन था जिसने एक ऑल राउंड फ्लैगशिप किलर का जो एक टैग था उसको जस्टिफाई किया, क्योंकि इस फोन के सारे ही चीजें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ अच्छे प्राइस पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप 821 प्रोसेसर मिलता था और इसमें आपको 6 GB रैम भी मिलती थी। साथ साथ इसमें 3400 mAh की बैटरी आती थी जो कि OnePlus के ट्रेडमार्क डैश चार्ज के साथ आता था, जो कि बहुत जल्दी इस बड़ी सी बैटरी को चार्ज कर देता था। ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 30,000 के प्राइस पॉइंट पे OnePlus ने लॉन्च किया था भारतीय बाजार में। लेकिन हाँ, इस फोन का जो सबसे स्पेशल फीचर जो मुझे लगता है जिसने OnePlus को एज अ कंपनी बहुत ज्यादा फायदा दिया और देती आ रही है आज तक, वो था इस फोन में Oxygen OS से इंडिया में डेब्यू। अब Oxygen OS जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड के बाद अगर कोई सबसे अच्छा एंड्रॉइड स्किन है किसी भी तरह से तो वो है जरूर OnePlus का Oxygen OS, जो कि कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और इसीलिए वो आज भी OnePlus का फोन लेने को देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साल 2017 की, और अगेन 2017 के लिए भी मेरे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसे फोन्स हैं जो कि बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं मेरे हिसाब से। और इसमें से सबसे पहला है गूगल का Pixel 2 XL। 2016 में जो गूगल का Pixel 1 था वो काफ़ी सारे मामलों में बहुत ही बेहतरीन फ़ोन था और स्पेशली अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन था। इनफैक्ट उसको मैं सेकंड रैंकिंग दूंगा 2016 के बेस्ट कैमरा फ़ोन्स में, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ों में पीछे रह गया था। लेकिन 2017 की अगर मैं बात करूं तो गूगल Pixel XL की जो कमियां थी वो इस गूगल Pixel 2 फोन ने मिटा दी थी। और सबसे खास बात जो इस फोन की थी वो ये कि ये उस साल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग कैमरा था। इस फोन की बाकी सारी स्पेसिफिकेशन से मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही अंडरस्टूड है कि इसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर रहा होगा, जैसे स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर इसमें था। साथ ही साथ इसमें जो रैम थी वो भी 4GB 64GB थी और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जो इस फोन की हाईलाइट थी वो था इस फोन का 12.2 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा, जो कि उस टाइम जहां दो लेंस का एक ट्रेंड सा शुरू हो गया था अलग से स्टैंड आउट करता था, क्योंकि इस फोन के कैमरा की जो फोटोज की डिटेल्स हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पलरी थी। और इवन अगर 2020 के भी कई सारे फ्लैगशिप फोन से आप इसको कंपीट करेंगे, इसके कैमरे को कंपीट करेंगे, तो मेरा मानना है कि ये काफी सारे उन फोन्स को बहुत ही आसानी से हरा सकता है कैमरा डिपार्टमेंट में। तो अगला फोन जो मेरी इस लिस्ट में है वो है iPhone 10 या iPhone X भी कई लोग उसको कहते हैं। इस फोन का भी कैमरा बहुत अच्छा था, लेकिन आप सरप्राइज हो जाएं शायद ये सुन के, लेकिन मैंने इस फोन को इस लिस्ट में इसके कैमरा परफॉर्मेंस की वजह से नहीं रखा है।
बल्कि मैंने इसको इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये 3 बहुत ही बड़े नए बदलाव लेके आया था, और या मैं कह लूं कि बहुत बड़े ट्रेंड को लेके आया था जिसको सभी स्मार्टफोन कंपनीज ने इसके बाद फॉलो करना शुरू कर दिया था। सबसे पहला ट्रेंड जो ये लाया वो था एक नॉच देने का ट्रेंड, यानी कि सबसे पहला ये मेन स्ट्रीम फोन था जिसने एक नॉच अपने फोन के डिस्प्ले में दिया था। और उसके बाद से तो आप जानते ही हैं कि कैसे नॉच का जो एक पैटर्न है वो हर स्मार्टफोन कंपनी में वायरस की तरह फैलता रहा, और इसी फोन के बाद से एंड्रॉइड में भी नॉच वाले फोन्स का ट्रेंड शुरू हो गया था। आपने टीयर ड्रॉप नॉच देखी होगी, आजकल आपको पंच होल डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं। तो कई सारे अलग तरीके की नॉच जो शुरू हुई वो आईफोन 10 की वजह से शुरू हुई। और दूसरा ट्रेंड जो इस फोन ने शुरू किया वो था फेस अनलॉक का ट्रेंड। अब कई लोग कह सकते हैं कि फेस अनलॉक तो पहले से एंड्रॉइड में भी आया था, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं फेस अनलॉक कभी भी उतना ज्यादा सेफ नहीं माना गया, क्योंकि वो एक्चुअली था भी नहीं उतना सेफ। लेकिन आईफोन 10 के आने के बाद जिसमें एक डेडिकेटेड हार्डवेयर आता था फेस अनलॉक के लिए, इसने भी एक आग सी लगा दी जंगल में जैसे, और सारे फोन्स जो इसके बाद आए उनमें फेस अनलॉक एक बहुत ही बड़ा फीचर बन गया। लेकिन दोस्तों 3 ट्रेंड की मैंने बात करी थी और तीसरा ट्रेंड मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, और वो तीसरा ट्रेंड ये कि एप्पल ने पहली बार अपने किसी आईफोन को इंडिया में 1 लाख तक प्राइस कर रखा था। और उसके बाद से तो आप जानते ही हैं कि जो भी नए आईफोन्स आए हैं वो 1 लाख या उससे ज्यादा दाम पे आते ही आते हैं। दोस्तों 2017 का जो आखिरी फोन मेरी इस लिस्ट में है वो है Xiaomi का Mi A1। अब Xiaomi का जो Mi A1 था ये कई मामलों में यूनिक था। इसमें से पहला इसलिए कि ये एक प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आता था, क्योंकि ये गूगल के Android One प्रोग्राम से जुड़ा हुआ एक फोन था। रही बात इस फोन की और स्पेशलिटीज की, तो वो ये कि ये 15,000 के बजट पे आपको बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस देता था। इस फोन में डुअल कैमरास थे, और डुअल कैमरास भी कोई ऐसे नहीं थे कि जिसमें या तो डेप्थ सेंसर हो या जो मैक्रो सेंसर हो, कोई बेकार का सेंसर नहीं था। इसमें एक प्रॉपर टेलीफोटो लेंस आता था जो कि 2x ऑप्टिकल जूम देता था और बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट मोड देता था। इस फोन के आने से मिड रेंज में कैमरा की जो दिक्कतें थी वो आगे आने वाले फोन्स ने काफी हद तक सॉल्व कर दी। तो दोस्तों 2018 की बात करें तो 2018 की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक फोन आया है, और मेरे हिसाब से काफी सारे लोगों ने उसे गेस भी कर लिया होगा। ये फोन है पोको का पहला फोन इंडिया में, जो कि है पोको F1। अब आप में से जो लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी के बहुत एंथुजियास्ट रहे हैं उनको जरूर इस फोन के बारे में पता होगा, और आप ये जरूर समझ गए होंगे कि मैंने इस फोन को अपनी 2018 की लिस्ट में क्यों ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ इस फोन के। तो इस फोन का जो CPU था वो था 2018 का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर। इस फोन में एक डुअल कैमरा सेटअप था। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें एक नॉच डिस्प्ले आता था जो कि एक फुल HD IPS पैनल था, और ये पहला एंड्रॉइड फोन था जिसमें एक डेडिकेटेड हार्डवेयर था फेस अनलॉक के लिए। इस फोन का जो फेस अनलॉक था वो रात में भी बहुत अच्छे से काम करता था, यानी कि बिल्कुल पिच डार्क अंधेरे में भी ये फोन का फेस अनलॉक बहुत अच्छे से काम कर लेता था। तो ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इस फोन में ऐसा क्या खास था। तो जो सबसे खास बात इस फोन की थी वो ये कि ये फोन सिर्फ और सिर्फ 21,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था। इस फोन ने अपनी एक अलग ही कैटेगरी बना दी थी, और वो था फ्लैगशिप किलर, अगर मैं ऐसा कह सकूं। यानी कि OnePlus के जो फ्लैगशिप किलर फोन्स आते थे उनको भी किल कर दिया इस पोको F1 डिवाइस ने। अब आप खुद ही सोचिए 21,000 के प्राइस पॉइंट पे एक फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला फोन जिसके कैमरास भी बहुत अच्छे थे, डेडिकेटेड फेस अनलॉक के लिए एक हार्डवेयर आता था, और हाँ इसके साथ साथ आपको इस फोन में एक लिक्विड कूलिंग भी मिलती थी, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत ही बेहतरीन थी। तो आप खुद ही सोचिए कि ये फोन आप क्यों नहीं लेंगे और क्यों ये फोन मेरी इस लिस्ट में नहीं होगा। हालांकि इस फोन के आने के बाद पोको बिल्कुल बैठ सा गया, और उसके बाद से लेकर लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी पोको ने ऐसा फोन लॉन्च नहीं किया है जो कि पोको F1 की करिश्मा को मैच कर सके। तो मेरी उम्मीद है कि शायद आगे आने वाले समय में पोको ऐसा ही कुछ धमाका फिर से करेगा, बहुत ही फ्लैगशिप लेवल का एक फोन लेके आएगा। लेकिन देखते हैं कब आता है, 2021 अभी आने वाला है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों 2018 के बाद आते हैं हम लोग सीधे 2019 पे, जो कि मेरी इस लिस्ट का आखिरी साल होने वाला है। अब इस साल में वैसे तो बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिले, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैंने एक फोन को चुना है, और वो फोन है Huawei का P30 Pro। अब इस फोन के बाकी सारे स्पेक्स में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये भी एक Huawei का फ्लैगशिप फोन था जिसमें फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर था, यानी कि Huawei का खुद का Kirin 980 प्रोसेसर। परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी परफॉर्मेंस में, सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी, बहुत ही अच्छी थी।
लेकिन जो इस फोन का सबसे स्टैंड आउट फीचर था वो थे इस फोन के बेहतरीन बैक कैमरा सेटअप। इस फोन में दोस्तों 40 मेगापिक्सल का लाइका का सेंसर आता था और यही नहीं, ये फोन पहला ऐसा फोन था जो कि अगेन मेन स्ट्रीम मार्केट में आपको पेरिस्कोप जूम के साथ मिलता था। ये फोन पेरिस्कोप जूम से 5x तक का ऑप्टिकल जूम आपको देता था और साथ ही में अगर आप इसको डिजिटल जूम करें तो 50x तक का डिजिटल जूम देता था। ये फोन भी जब मार्केट में आया तो इसने बिल्कुल धमाल मचा दिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बिका नहीं क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी और ये उस रेंज की प्राइसिंग थी जहाँ पे आईफोन्स, पिक्सल्स और सैमसंग के नोट सीरीज के फोन्स आते हैं। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा चेंज लाने में सक्षम हुए और इसका रिजल्ट आपको 2020 के कई सारे फोन्स में देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल Realme X3 सुपर जूम के रूप में आपको पेरिस्कोप कैमरास बहुत ही सस्ते दाम में देखने को मिले। और हाँ, अगर आपको पेरिस्कोप कैमरास के बारे में और भी कुछ जानना हो तो मेरा एक वीडियो है जिसको मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए Huawei का P30 Pro मेरी इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरा परफॉर्मेंस की वजह से एंटर कर जाता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो गई है एंड आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आई होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ फ़ोन्स मैंने मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके इनमें से कौन से फेवरेट फ़ोन्स थे जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होने चाहिए थे। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि इस लिस्ट में कौन से ऐसे फोन्स हैं जो आपने खुद ओन किए हैं, खुद आपने उसको यूज किया है। और जरूर आखिर में ये भी बताइए कि कौन से ऐसे फोन्स हैं इस लिस्ट में से जो आप जरूर आज के समय पे भी दोबारा देखना चाहेंगे। इनमें से जो भी फोन्स आज के समय में मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपका मन करता है इनमें से कोई भी फोन खरीदने का तो आप जरूर मेरे उन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इसे जरूर लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ स्क्रीन पे भी नजर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।